इंडिया रिपब्लिक के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मऊगंज सहित पूरे प्रदेश में सूरज अपना कहर बरपा रहा है। चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में घरों से ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि हम सीधा पहुंच गए हैं आप तक और लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा शो कैसा हो मऊगंज। तो आइए देर न करते हुए इंतजार को ख़त्म करते हुए शुरू करते हैं आज का शो कैसा हो मऊगंज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार साथियों, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं युवक कांग्रेस से जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी। लेकिन पूरी तरह आशा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मऊगंज के विकास संबंधित बात करेंगे, क्योंकि मऊगंज से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी, सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे पूरे यूथ कांग्रेस की ओर से। सर, आप मऊगंज से ही बिलोंग करते हैं जी, और मऊगंज की यथास्थिति आप देख रहे हैं। कैसा हो मऊगंज, आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, मऊगंज वासी जितने लोग यहाँ रह रहे हैं तो सब चाहते हैं कि मऊगंज का विकास हो, डेवलपमेंट हो। अब इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो इन 4 सालों में अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, यात्री प्रतीक्षालय के अलावा। वो भी क्यों हुआ, यात्री प्रतीक्षालय क्यों लगे? क्योंकि उसमें अच्छा खासा कमीशन आता है, ये आप सब जानते हैं, मऊगंज की पूरी जनता जानती है। बात करी जाए यहाँ रोड की तो एक भी नई रोड सैंक्शन नहीं हुई। वही रोडें आज भी बन रही जो यहाँ के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने सैंक्शन करवाया था। इसके बाद आप बात करिए चौरा घाट की। चौरा घाट छोड़िए, पहले जो शहर के अंदर की रोड है, हाँ, उनमें आप बताइए, चूंकि आप आ गए तो उनमें आपके बन्ना जी का क्या रोड था? कितनी बार रोड का मेंटेनेंस करवाया कि रोड निर्माण करवाया? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाईपास का निर्माण हुआ और मऊगंज के अंदर की रोड काफ़ी ख़राब थी, तो दोनों ये जो मसूरिया टोल प्लाजा है इसको चालू कर दिया गया। तो उस समय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने टोल प्लाजा बंद करवा दिया था कि सबसे सर्वप्रथम आप पहले रोड कंप्लीट कराओ, और उस टाइम नगर की रोड बनी हुई थी। मैं ये मानता हूँ कि इन 5 सालों में 13 से 18 के बीच में, चाहे वो बिजली का विषय रहा हो, चाहे पानी का रहा हो, ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं बची है पूरे विधानसभा में जहाँ 4 से 6 हैंडपंप ना हुए हों। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि 10-10 हैंडपंप हुए। बिजली गांवों में नहीं थी। आज बिजली की ये स्थिति है कि बिजली किसी के घर में हो सकता है कि दूर पहाड़ी क्षेत्र के कारण ना हो, लेकिन गांव मोहल्ला नहीं छूटा है। ये बिजली की स्थिति है। आप रोड की बात करें, चाहे वो बहेरा डाबर की रोड हो, चाहे हनुमाना साइड की, मऊगंज और हनुमाना शहर की जो अंदर की रोड है, मैं उस पर आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि आपके द्वारा क्या विधायक, चूंकि आपने कहा मैं दलगत राजनीति से ऊपर, मैंने बात पहले की थी, लेकिन आपने कहा तो उसके बारे में ओपिनियन रखिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी तय करें? क्या बन्ना जी का योगदान नहीं था उसमें? नहीं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस टाइम रोड बनी थी। वर्तमान में अब रोड की स्थिति धीरे धीरे फिर खराब हो रही है। अब आगे भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है। अब ये वर्तमान में ये उनका दायित्व है कि रोड बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, ये तो आप उनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पूर्व 13 से 18 के बीच रोड बनी हुई थी। जब वो टोल प्लाजा बंद कराया गया था उसमें भी आंदोलन हुआ था, उसके बाद रोड बनी हुई थी। दूसरे सवाल पे आएंगे। मऊगंज का प्रत्येक शासकीय कार्यालय कोई भी हो, सब अतिक्रमण की चपेट में है। बिल्कुल। तो इसमें आप किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? जनता कहाँ पे है, जनप्रतिनिधि कहाँ पे है? देखिए, ये जो आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान में सत्ता में है, ये आप उनसे पूछेंगे तो इसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अतिक्रमण हटाना और हटवाना ये उनका काम है। चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, ये उन पर निर्भर करता है कि वो अतिक्रमण हटवाना चाहते कि नहीं। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग, जो मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिनके महल बने हुए हैं, 4 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनी हुई है, उनके घर नहीं गिरते। लेकिन समस्या ये है कि लोग एक झोपड़ी बनाकर, एक गोमती रखकर, पान का ठेला या अपने जीवन में अपने परिवार को किसी तरीके से सरवाइव करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अतिक्रमण हटे। अतिक्रमण कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की भी व्यवस्थाएं कराई जाएं ताकि उनका भी परिवार न टूटे, वो भी किसी तरह से खा जी कर सर्वाइव कर पाए। कहने का मतलब हमारा ये है कि अतिक्रमण कोई अभी फिलहाल 2 साल की समस्या नहीं है।
10 साल 20 साल से हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए थी? पहले से भी तो रूपरेखा बनाई जानी चाहिए थी। मतलब देखिए, उस टाइम पर अतिक्रमण का कुछ विशेष नहीं चला, लेकिन अभी क्या है कि अभी अभियान टाइप का चल रहा है वर्तमान में। जैसे मुझे जानकारी लगी कि हॉस्पिटल ये सब नापजोख चल रही है, जिसमें जनपद कार्यालय का भी है। तो देखिए, इसके लिए प्रशासन इसको अगर हटवाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ से जो लोग प्रभावित होते हैं तो और गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी मैं मांग करता हूं कि उनको उनकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि वो भी देखिए। जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे इसमें जिम्मेदारी किसकी? इसकी आज हमारे प्रदेश में लगभग 17-18 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है, तो इसमें जिम्मेवारी की अगर बात आएगी तो जिसकी सरकार होगी जिम्मेवार वही होगा। अगर कांग्रेस की होती तो उसकी जिम्मेवारी हम पूर्णतः लेते, लेकिन वर्तमान में अगर भाजपा 18 वर्षों से काबिज है पूरे मध्य प्रदेश में, तो जिम्मेवारी भाजपा की है। वो हटवाना चाहे तो हटवाए, रखना चाहे तो रखना ही है, तो उनकी नीति है, क्या वो डिसाइड करते हैं इस विषय पे। अभी लोगों का ओपिनियन है, एक बरहाटा मोड़ में एक आदर्श विद्यालय है, उसमें लगभग वहाँ का जो अतिक्रमण लोग अपनी स्वेच्छा से खाली करने के लिए तैयार हो गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन उस समय चूंकि अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ, चूंकि आपने बन्ना जी को ला दिया बीच में, मैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। उस समय बन्ना जी की ने स्वतः जाके, ऐसा लोग बता रहे हैं कि जाके रीवा में बोले उसको कैंसिल रुकवाया, पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई को बोले बुलडोजर चलेगा तो पहले मेरे ऊपर चलेगा। तो इसमें क्या उनका चलिए फेलियर मानते हैं क्या? ऐसी राजनीति करना क्या जायज है? देखिए, ऐसा है, विकास की राजनीति होनी चाहिए। खास करके अगर आप सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की बात करेंगे तो वो जनप्रतिनिधि रहे, अभी भी हैं, जनता से उनका जुड़ाव है और जनता उनको मानती है। कहीं कोई समस्या होती है तो आज भी वर्तमान को छोड़कर सभी सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के पास दौड़ के जाते हैं और उनसे उनको कहीं ना कहीं राहत भी मिलती है। हो सकता है कि कुछ लोग गए रहे हों और इस विषय पर बात की हो, मैं मानता हूं कि वो समय क्या रहा, उन्होंने क्या निर्णय लिया, इसके विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि आज अब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपने ही बताया कांग्रेस सरकार। चलिए मैं मान लिया कि कांग्रेस की सरकार थी, तो आज तो भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, अब तो वो स्वतंत्र हैं। अब तो ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि कांग्रेस की सरकार है कि कौन गिरवा दिया कौन रुकवा दिया। अब अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से वो काम करे, चाहे वो पूरा मऊगंज गिरवाएं और चाहे बरहटा मोड़ गिरवाएं। गिरवाने से मतलब नहीं है, मतलब मेरा ये है कि क्या ऐसी राजनीति जायज है? विकास की दृष्टि कोई दल के, सुखेंद्र सिंह हो कि लक्ष्मण तिवारी हो कि डॉक्टर आईएनपी वर्मा हो कि प्रदीप पटेल जी, उससे मतलब राजनीति की मैं बात करूं, कैसी राजनीति जायज है ऐसी करने की किसी को भी हो? अगर आप राजनीति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो विकास 4 झोपड़े ढोंस देने से, गिरा देने से मऊगंज का विकास नहीं होने वाला है। अगर आप विकास की ही बात करना चाहते हैं तो आप रोजगार की बात करें। डेवलपमेंट की अगर आप बात करना चाहते हैं तो जैसे अभी मुझे जानकारी है कि यहाँ कुछ करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं मऊगंज के, तो अब तो वो स्वाभाविक है कि जब रोड का चौड़ीकरण होगा तो साइड में 50 में जितने लोग आएंगे तो वो वैसे भी सबको नोटिस आनी है। तो अगर इस तरीके से हटेगा तब सब जायज है, लेकिन द्वेषपूर्ण राजनीति करके जैसे कहीं कोई झोपड़ी बनाया है उसको गिरा देना, मैं नहीं समझता कि इससे कोई डेवलपमेंट होना है और ये कहां तक उचित है। अगर जैसे आप बात करिए नो एंट्री की, नो एंट्री आपने लगा दिया, लेकिन आप यहाँ पैसे लेकर बाकी जो पैसे देते हैं उनके वाहन बड़े आराम से निकल रहे हैं, जो नहीं देते उनके लिए नो एंट्री है। तो इस तरीके का विकास कोई विकास नहीं है। अगर विकास हो या कोई भी व्यवस्था बने तो वो सबके लिए बने और उससे सभी लाभान्वित हो, ये मेरा मानना है। सिविल अस्पताल मऊगंज को सौगात मिली और आपके विधायक के ही कार्यकाल में उसका भूमि पूजन के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल, वो भी आधार में लटकी थी। अभी तो ये पता लग रहा है कि काम पूरा होने वाला है, पर लग नहीं रहा। पहले ऐसा लग रहा था कि जिस गज से काम चल रहा है वो 2026 में जाके पूरा होगा, लेकिन इसमें किसकी जिम्मेदारी है? इसकी सौगात जनता को नहीं मिली, जो पुराने भवन थे वो गिरा दिए गए। देखिए, और इसमें क्या है कि मऊगंज हॉस्पिटल की स्थिति बहुत समय से काफ़ी खराब थी। उसके बाद जब ये 13 से 18 के बीच बन्ना जी का समय आया तो उन्होंने बहुत अथक प्रयास करके सिविल अस्पताल का सैंक्शन कराया और वो काम लगभग अभी वर्तमान में पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है, इतनी ओछी राजनीति होती है कि यहाँ लोग बिना मतलब का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये मऊगंज की जनता, आप सब ये जानते हैं कि ये बन्ना जी की दी हुई सौगात है, जो वर्तमान में, हाँ, कोई भी अगर काम सैंक्शन होता है तो उसको बनने में 2-4 साल का समय लगेगा। अगर बड़ा काम है तो स्वाभाविक है टाइम भी लगेगा, छोटा काम है तो कम समय में हो जाएगा। तो उसको अभी तक में वो कंप्लीट हो रही है, तो स्वाभाविक है कि उससे आम जन के लोगों को राहत मिलेगी। जो छोटे से भी काम के लिए रीवा रेफर हो जाते थे थोड़ी सी दिक्कत में, तो उनके लिए राहत का काम रहेगा। और 6 महीने काम बंद था उसका, उसमें निगरानी करनी चाहिए, चाहे
किसी भी दल का हो जो जनपद राजनीति में है उनको करनी चाहिए। क्यों काम रुका है, या जैसे बन्ना जी ने उसका भूमि पूजन किया तो बन्ना जी का दायित्व तो बनता है कि मैं अपनी जनता के लिए सुविधा जिसके लिए मैं लाया तो उसके लिए निगरानी करे, उसके लिए तो कुछ प्रयास करे। देखिए, अगर इस संबंध में बात करेंगे तो हमेशा प्रयास हुए हैं। विकास जो हम लोगों से संभव था, चाहे आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की बात रही हो, चाहे हमारी यूथ कांग्रेस की बात रही हो, जो जायज़ मुद्दे हैं और विकास की बात रही है तो हम लोग सदैव उठाते रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं किया कि किससे लाभ होना है और किससे हानि होनी है। हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण ये रहा है कि जिससे जनता की मदद हो सके और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। इसके लिए जनहित के मुद्दे सदैव उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। ये अपने लिए कोई, मैं ये समझता हूँ कि हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टरों के बारे में से उनकी जो सेवा दर है उससे आप संतुष्ट हैं? वर्तमान में 8 डॉक्टर हैं और कंडीशन ये है कि ओपीडी में आज भी जाए तो लगभग 2 या 1-2 मिल जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ये अव्यवस्था काफ़ी समय से चल रही है और इसके लिए सभी यहाँ के जो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, इसके लिए तो सबको मैं समझता हूँ कि बोलना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अगर ओपीडी में नहीं मिलेंगे, अस्पताल में नहीं मिलेंगे तो मरीज जाएगा कहाँ? तो अगर ऐसी अव्यवस्थाएं हैं तो इसके लिए मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि इस पर हम लोग स्वयं आगे वो करें कि व्यवस्थाएं सुधरे। और जो सत्ता पक्ष में है, जो संरक्षण दे के लोगों को रखे हैं, तो उनका भी ये दायित्व है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। कमीशन को छोड़कर भी इस पर भी ध्यान रखा जाए ताकि जनता को भी लाभ मिले। उनका लाभ तो सर्वोपरि है, ये सब जानते हैं, पर जनता को भी लाभ मिले। मऊगंज की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस खासकर यातायात व्यवस्था मऊगंज में जो इस समय बहुत सारा यहाँ पर मेडिकल नशा बाहर से छाई हुई है, जबकि एसएसपी रीवा ने उसके लिए टोल फ्री नंबर बनाना, बहुत सारी योजनाएं अपना क्रियान्वयन की है कि ऐसा ऐसा दीजिए, सूचित कीजिए, लेकिन रुकाव नहीं हो रहा। इसमें किसका फेलियर मानते हैं, क्या समस्या कहाँ से आ रही है? देखिए, इसमें पूरा अगर फेलियर की आप बात करेंगे तो प्रशासन और सत्ता पक्ष, 2 ही लोग तो चला रहे हैं सिस्टम को। इसके अलावा अगर कोई तीसरा हो तो बताएं मुझे। तो फेलियर इसमें 2 ही लोगों का है भाई। प्रशासन, पुलिस खुद संलिप्त है इन चीज़ों में, कमीशन बंधा हुआ है थानों का। तो ये तो और आए दिन बढ़ रहे हैं और आगे और भी बढ़ेंगे। जिले के एसपी की बात आप कर रहे हैं तो जिले के एसपी को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई आदेश निकाला, टोल फ्री नंबर निकाला, तो उसका क्या फीडबैक है, लोग उसमें कितना फ़ोन कर रहे हैं, और अगर नहीं उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा तो कुछ और सोचना चाहिए कि इन चीज़ों पर रोक लगे। तो यहाँ के वर्तमान में जो सत्ताधारी लोग हैं वो और प्रशासन, ये दोनों लोगों का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही। अगर ये लोग स्ट्रिक्ट रहें तो ये चीज़ें अपने आप कम होती दिखेंगी आपको। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जनहित और जन कल्याण का मुद्दा है ये? हाँ, बिल्कुल है। तो आप कहाँ हैं? कितनी बार विरोध प्रदर्शन हुआ, कहीं कार्रवाई की हो, तो इसके लिए आवेदन दिया गया हो? देखिए, हाँ, ये आपने सही कहा। इसके पहले भी एसडीएम को हम लोगों ने मऊगंज में कई बार आवेदन दिया है। जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। और प्रशासन तो, लेकिन क्या होता है कि प्रशासन, देखिए, सब चीज़ें जब जैसे वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें अधिकारी उनके दबाव में काम करते हैं। अब उस स्तर का लोगों को मदद नहीं मिल पा रही, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? बाकी हम लोगों का जो काम है, मुद्दे उठाना, धरना प्रदर्शन, तो आप भी जानते हैं कि हम लोग कभी घर नहीं बैठते, हमेशा कुछ न कुछ जनहित के मुद्दों में लगे रहते हैं। जो ऐसे बच्चे इस गलत लाइन में जा रहे हैं, उनके परिजनों को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे। देखिए, मैं सबसे निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि ये हम सबके लिए बहुत खतरनाक है और इससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है तो कहीं ना कहीं बुरी तरह इसमें फंसती जा रही है। तो इस विषय पर सबको अवेयर होना चाहिए, सब इन चीज़ों को समझें और विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे घर का कोई भी लड़का अगर ऐसे कार्यों में संलिप्त मिलता है तो उस पर बिल्कुल ठोस कड़ी नज़र बनाई जाए, रखें, या जो भी संभव हो वो चीज़ें करी जाएं। क्योंकि अगर इसमें कोई 2 साल 5 साल अपना टाइम इन चीज़ों में उसका लगा रह गया और वो कंटिन्यू करता गया, तो ये आप समझो कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या मैसेज देंगे? चूँकि अवैध गतिविधियाँ मऊगंज में बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारियों को एक छोटा सा मैसेज देता हूँ कि जब प्रशासनिक अधिकारी जो भी बने हैं तो वो जब पढ़ते हैं, सब कोई ना कोई प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है।
तो उनके घर के और उनसे जुड़े लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा बच्चा या हमारा भाई इस स्थान पर पदस्थ हो गया, सबको खुशियां होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ आकर गुलामी करना शुरू कर देते हैं, पैसे के लिए अपना जीवन बेच देते हैं। ये यथार्थ है। देखिए, हो सकता है ये कड़वा हो, कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन यथार्थ यही है। मैं 100 में 5 लोगों को हटाकर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबकी सब। तो जनरली क्या होता है कि इन चीज़ों में जब ये संलिप्त हो जाते हैं तो उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता। उसमें सबसे ज़्यादा शोषण गरीब जनता का होता है, जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, कि अपने आप मूल्यों का ध्यान में रखें। जनता का हित आपके लिए सर्वोपरि है। आप ये सब सारी चीज़ें बंद करके ये दिमाग में रखें कि लोगों की कैसे मदद हो पाएगी, ना कि नेताओं के दबाव में कि अब ये ऊपर से फ़ोन आ गया है, इनका फ़ोन आ गया है, तो आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दें। बेगुनाह को आप फंसाओगे तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप जो आपका पद है ना, आप उसके साथ न्याय करो, उसके बाद आप जनता के साथ न्याय करो। ये मेरा कहना है। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा मऊगंज का इस समय, जिला मऊगंज बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, जरूरत क्या है जिला बनने की? क्योंकि मऊगंज अभी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। देखिए, इस संबंध में आप भी मऊगंज से ही हैं जी, आप भी जानते हैं कि मऊगंज का क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब पिपराही जड़कुड़ से कोई आदिवासी भाई या कोई भी परिजन जिले के काम के मुद्दे से कलेक्टर, एसपी या जो जिले के अधिकारी होते हैं उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, तो अगले दिन वो अपने घर पहुंचता है। ये स्थितियां हैं। दूसरा, अगर जिला बनता है तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, कंपनियां आएंगी, डेवलपमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि नए सारे लोग आएंगे, तो यहाँ रोजगार पैदा होगा, जिससे आप ये समझिए कि अपना मतलब मऊगंज अगर रोजगार की बात करें तो बहुत पिछड़ा है। दूसरी चीज़, यहाँ लोगों को अवसर बढ़ेंगे, जिनको नौकरी नहीं भी मिलती तो उनको धंधा व्यापार के लिए बहुत सारे अवसर नए खुलेंगे। तीसरी चीज़, यह मांग बहुत समय से, आज कई दशकों से चल रही है। इस संबंध में आप सब जानते हैं कि हमारे पूर्व विधायक बन्ना जी ने 50,000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दी। जब वो विधायक थे तो कई बार सदन में ये चीज़ें पास कराई मऊगंज जिला को लेकर। दुर्भाग्यवश वो 2018 का चुनाव हारे, नहीं तो अगर वो चुनाव जीतते और कांग्रेस की सरकार रहती तो आज हम सब जिला मऊगंज लिख रहे होते। लेकिन उसके बाद भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी और हमारे जो नेतागण हैं वो सब, हम लोगों का आप कभी झंडा बैनर देखिए तो हम सब जिला मऊगंज लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा मुद्दा है और यह मेरी अपील है कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे यहाँ के सत्ताधारी लोग हों, सभी कोई मिलकर मऊगंज को जिला बनवाएं। ये हम सब मिलकर इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उससे सबको लाभ होना है। ये जनहित का मुद्दा है। आपने 50,000 गिरफ्तारी की बात की, तो ठीक, लेकिन ये भी आम जनमानस से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जिला मऊगंज के लेके और कुछ कार्रवाई, और नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि जिला बना देंगे, बन जाएगा, मैं जीतूंगा, मैं कोई भी दल हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताएं कि जिला कौन बना सकता है वर्तमान में? सीएम बना सकता है, और सीएम वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो वादे तो वही करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो वादे कई बार कर चुके हैं। इससे पहले एडिशनल एसपी अपर कलेक्टर को बैठाए, ये भी कहा कि हम 7 दिन के भाजपा का विधायक जीते 7 दिन के अंदर जिला बना देंगे। ये सब सारी चीजें आप जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मऊगंज की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, लेकिन अब मऊगंज की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, किसी वादे पर विश्वास नहीं करेगी। उसको मऊगंज जिला चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आप घोषणा करते हो तो तुरंत करोगे, और नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आप बनाना ही नहीं चाहते हो। वादे का देखिए समय नहीं रहा, ये आप कर चुके हो पहले भी, आज से 10 साल पहले भी खटखरी में आपने कहा। तो कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि आपको झूठ बोलने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। तो वो झूठ आते हैं, जुमला फेंकते हैं और चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम सब 5 साल इंतजार करते हैं। तो इस विषय में कि वादा कर देंगे, ये तो मैं समझता हूँ वादा का तो अब समय रहा ही नहीं। आप आओ और आप जिला बनाओ, 2 चीज़, या तो आप जिला मत बनाओ, खुली चीज़ आप बोलो कि भाई मऊगंज हम जिला नहीं बनाएंगे। ये चीज़ें हैं। कई तरह की समस्याएं बताई गई कि राजस्व की समस्या है और कुछ समस्याएं हैं। उसके लिए एक चौरा घाट का भी आपने शुरू में ही जिक्र किया है।
चौराघाट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उसको भी उसकी सौगात मिलना चाहिए। उससे व्यापारी जो भाई आप एक बात बताइए, ये जो यहाँ के जब मन्ना जी विधायक थे तो उन्होंने सैंक्शन करवाया, काम शुरू करवाया, एनओसी दिलाया हर डिपार्टमेंट की जिनकी ज़रूरत थी। अब वर्तमान में भाजपा विधायक हैं, अब ये उनका दायित्व है कि उस काम को कितनी तेज़ी से वो पकड़वाते हैं। भाई क्रेडिट लेने के लिए अगर आप चले जाते हो, फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया में डलवाते हो, तो ये काम भी तो आपका है कि आप देखो कि क्यों नहीं बंद है। तो बाकी तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। हम तो बंद रहेगा, काम बंद हो जाएगा तो उस मुद्दे पर तो मन्ना जी आंदोलन करवाई करेंगे, यूथ कांग्रेस आंदोलन करवाई करेगी। पर यह है कि जब आप क्रेडिट लेने जाते हो तो इतना आपका भी धर्म बनता है कि आप भी देखो कि क्या चीज़ें हो रही, क्या चीज़ें नहीं हो रही। भाई सैंक्शन करा दिए तो इतना देखने में क्या बुराई है? काम कोई किसी और का दिलाया, किसी और ने सब कुछ करा दिया, आपको क्रेडिट चाहिए तो कम से कम इतना ही देख लो, इतने इसमें क्या बुराई है? काम बंद पड़ा था तो आप लोगों के लिए क्या गया, उसका निरीक्षण किया गया? आपने यदि आपने काम उसको बिल्कुल किया, तो कितनी बार बिल्कुल किया गया। अगर इस संबंध में आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल को फोटोज, वीडियोज, ये सारी चीज़ें दे दूंगा। इस मुद्दे पर कम से कम नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र की जनता, बिल्कुल क्षेत्र की जनता ये ले सकती है। इस मुद्दे पर कई बार विधायक जी का आना जाना हुआ चौराघाट, उन्होंने देखा, पूर्व विधायक जी ने सब सारी चीज़। अभी हम लोगों का कार्यक्रम घर चलो घर घर चलो चल रहा था, उस दौरान हम सब वहाँ थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जो चीज़ें चल रही हैं और किसी कारणवश रुक गई हैं, वो किसके दबाव में रुकी हैं, सब सारी चीज़ों को लेकर ध्यान में है। और हम लोग तो सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं, तो इन मुद्दों को तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। भाई नया कुछ हो नहीं रहा, अगर पुराना भी बंद हो जाएगा तो मऊगंज की जनता क्या करेगी? हम कहते हैं जो मन्ना जी ने दिया कम से कम वो तो चलता रहे। भाई नया तो कुछ वैसे भी नहीं हो रहा। एक मऊगंज में सबसे बड़ा प्रमुख विभाग है राजस्व विभाग, उनकी व्यवस्थाओं से आप क्या संतुष्ट है? चूंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा, किसान ही वहाँ जाते हैं, अपने आर्थिक विभाग को लेकर वहाँ जाते हैं, तो उस पर आप अपना ओपिनियन रखें कि क्या संतुष्ट है वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग से व्यक्तिगत अगर आप मेरी बात करें या मऊगंज की जनता की बात करेंगे तो कोई संतुष्ट नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके काम नहीं हो पाते, लोग निरंतर परेशान रहते हैं। तो इस संदर्भ में ऐसा है कि हम लोग बीच बीच में ज्ञापन वापन देते रहते हैं। अभी हम लोगों को चल रहा है कि हम लोग एसडीएम कार्यालय का, यूथ कांग्रेस, यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या सब कोई मिल के या वरिष्ठ कांग्रेस मिल के हम लोग इस मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और अब अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो हर विभाग तो भ्रष्ट ही है। आप एमपीवी की बात कर लीजिए, आप नगर पालिका की बात कर लीजिए, तो ये क्या है कि बैठे हुए लोगों को जब संरक्षण प्राप्त होता है कि भैया उसने हमारा ट्रांसफ़र करा के मुझे ले आया है तो मैं अब उसी का सुनूंगा, तो बाकी लोगों को काम ही नहीं होना है। मैं पैसे लूँगा, घूस लूँगा तो कोई सुनने बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, मुझे संरक्षण प्राप्त है कि मन्नी देख लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके लिए ये मेरा आपसे निवेदन और आग्रह रहेगा कि आप ये सत्ता पक्ष के लोगों से आप ये पूछें कि आप सत्ता में थे, आपके घर ये आरोप जायज है, क्या करना चाहिए? आप इस बात को समझिए कि जब हम सत्ता पक्ष में थे, जब मन्ना जी विधायक थे, तो पूरे मऊगंज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान आज तक बिजली के मुद्दे पर जेल नहीं गया है। ये 5 साल में बहुत बड़ी बात है कि एमपीईबी के अधिकारी उसको जेल नहीं भेज पाए। ये खुला चैलेंज था कि चाहे जितने पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी हो विधायक जी का हमारे, लेकिन कोई भी जेल नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब जहाँ जिसकी जैसी दिक्कत हुई है तो सदैव इन मुद्दों पर बात होती रहती है। आपने एक बात देखा होगा जनरली कि जब हमारे छोटे मोटे भी आंदोलन होते हैं, जैसे अभी पिपराही में आंदोलन हुआ, तो उनमें भी इन सब सारी चीज़ों का, आपने जिन मुद्दों की चर्चा करी, सब चीज़ों का जिक्र हुआ। और एसडीएम भी वहीं थे, तहसीलदार भी थे, पुलिस अमला भी था, पीडब्ल्यूडी के थे। तो हर मुद्दे पर हर एक अधिकारी से चर्चा हुई। तो हम तो विपक्ष की भूमिका निभा ही रहे हैं, हम तो मुद्दों को उठा ही रहे हैं, करोगे भैया कैसे नहीं। पर आप ये सब उनसे भी पूछिए जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, जो जनता कहीं चाहते नहीं। कम से कम आप उनसे ये पूछेंगे तो आपको अच्छा उत्तर दे पाएंगे, भैया क्या दिक्कत है, काहे नहीं करवा रहे हैं। मेरा सवाल, मैं किसी दल से तो हूँ नहीं, आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, उनसे भी सवाल करूँगा। आपके सामने मैं दर्शकों के सामने बात कर रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पर उनसे जो वर्तमान में है जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात करूँगा। लेकिन मेरा, चूंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव आने वाला है, तो जो मतलब कुंठित मानसिकता के साथ, जैसे आपने कहा कि उनके ऊपर बर्दाश्त प्राप्त है अधिकारियों वाला, आपके ऊपर भी और आपके पार्टी के ऊपर भी ऐसा आरोप है उनको, लेकिन
किसी भी कोई भी विधायक रहा हो, सबके ऊपर आरोप कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, लेकिन जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं तो क्या ये जायज है? क्या जनता के हित का है? ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए, ये बात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये दुनिया जानती है कि गलत गलत ही होता है और सही सही ही होता है। पहली चीज, आरोप प्रत्यारोप हमारे विपक्ष के लोग भले लगाएं, लेकिन मऊगंज की जनता पूर्व में एक भारी मतों से सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को जिताई, ये आप सब जानते हैं। दूसरी बार जब 18 का चुनाव आया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और जो रीति है गुमराह करने की, झूठ बोलने की, उसी के तहत उसने गुमराह करा। उसके बाद फिर जनता को यह समझ आया कि भाई ये चीजें गलत हैं, और उसका परिणाम आप 23 में देखेंगे। कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए, जिन मुद्दों पर आज लोग 18 में भाजपा को वोट दिए, खास करके हमारे रीवा जिले में, उसमें सबसे बड़ा कारण आवास रहा, उसमें सबसे बड़ा कारण ये अनाज था। तो आप ये उठाकर देखें कि आज भी जो लोगों को आवास मिल रहा है, तो कोई भी भाजपा नेता को आप बैठाकर हमारी डिबेट करा लें, सब सारे आवास 2011 के सर्वे सूची में के आधार पर मिल रहे हैं। और आप नहीं, कोई भी मुझे बता दे कि 2011 में किसकी सरकार थी और यह योजना कौन लेकर आया? ये मनमोहन सिंह हमारे। ये भी तो आरोप 15 महीने जब केंद्र में सरकार थी का उनको राज्य में, कमलनाथ जी तो उस समय बंद हो गया, तो इस पर आप क्या सफाई देंगे? नहीं, कोई कुछ नहीं बंद हुआ था। ये जो चीजें कंटिन्यू, बल्कि आप वो करें तो कन्या विवाह राशि जस्ट डबल हुई, 21,055 हुई। वृद्धा पेंशन जो 300 थी वो 600 हुई। तो पुजेरिये जो पुजारी होते हैं, हमारे मंदिरों की पूजा करते हैं, उनको जो मानदेय मिल रहा था जो छोटा मोटा, तो उसको जस्ट कमलनाथ जी ने डबल करा। देखिए, किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। हमारे पास हजारों योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सौगात दी, लोगों को मदद के तौर पर योजनाएं लाई, और आज नहीं तो कल ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये सब जान रहे हैं। जनता भी धीरे धीरे करके सब सारी चीजें समझ रही हैं, जिसका परिणाम आने वाला समय 2023 आप सब देखेंगे। और यह मेरा कहना नहीं है, मैं क्षेत्र में रहता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये उनका कहना है कि सब कहते हैं कि भैया मुझसे एक बार भूल हुई है, पर वो जीवन में दोबारा भूल नहीं होगी। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चलता रहेगा, इसके लिए मैं आपको अलग से एक बार इनवाइट करूंगा और कोशिश करूंगा आप उस प्रमुखता से अपनी बात को रखें। अभी मऊगंज के जो क्षेत्र की जनता है जी, उनसे आप, चूंकि आप युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे विकास की दृष्टि देखते हुए, कुछ क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी सबसे यही अपील है कि आप सबसे पहले सत्य और न्याय पहचानो। हालांकि आप पहचानते भी हो, पर जो हमारे भाई हैं ऐसे कि गुमराह हैं किसी और रास्ते पे, तो वो इन चीज़ों को समझें। आज आप रोजगार देखिए, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, तो स्वाभाविक है कि युवाओं पर मैं ज़्यादा बोलूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी भी है। अगर आज आप बात करिए रोजगार की, तो यह कौन सा सुशासन है? सुशासन और कुशासन दो शब्द हैं। यह कौन सा सुशासन है कि वर्तमान में पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं? वर्ग 3 का पेपर मुख्यमंत्री के OSD के मोबाइल से लीक हो जाता है, ठीक। भाजपा के मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक हो जाता है। इससे किसका नुकसान होगा? हम ही सबका होगा। और हम उस श्रेणी से हट जाएंगे। एक अच्छे योग्य व्यक्ति का चुनाव ना होकर एक ऐसे व्यक्ति का हो जाएगा जो 2-4-5 लाख रुपए देकर पेपर खरीदेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यापम 2 हो गया। व्यापम एक इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम था, आज उसकी पुनरावृत्ति हो गई। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, फिर रिजल्ट हटा दिए गए। आप इन भावनाओं पर आप सब क्यों नहीं सोचते हैं कि जब किसी के बच्चे का एग्जाम में हुआ रहा होगा, वो वर्ग उसमें कांस्टेबल भर्ती में सेलेक्ट हुआ रहा होगा, तो चारों तरफ कितना खुशी का माहौल रहा होगा, और वो योग्य था, उसको हटाकर आपने उन लोगों को कर दिया जो अयोग्य थे और जिनके पास पैसे थे। तो अगर ऐसा चलता रहा तो आप बताइए कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ योग्यता है, वो कहाँ जाएंगे? उनके उसका जवाब कौन देगा? उनके साथ न्याय कौन करेगा? तो ये सारी बातें हैं। और खास करके मऊगंज के युवा जो हैं, हमारी सबसे अपील है कि आप सब न्याय की लड़ाई लड़ें। हम आपके लिए सदैव समर्पित हैं, सदैव खड़े हैं। चाहे वो हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की बात हो, चाहे हम लोगों की बात हो, यूथ कांग्रेस की बात हो, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और सदैव हमारा प्रयास होगा कि अगर आप न्याय के साथ हो तो आप ही जीतोगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम निकाल दिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जब चुनाव जैसे नजदीक आएंगे तो मैं आपसे तो वादा किया हूँ कि मैं सत्ताधारी दल से भी बात करूंगा, पर मैं आपसे भी कुछ सवाल जनता के बीच से उठा के लाऊंगा, जो जनता के सवालों को सीधे आप करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।